ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन स्टर्न-गेरलैक एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द मेन इन्फरेंस फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका मेन रिजल्ट क्या है? तो इसका जो मेन रिजल्ट ये है, यहाँ पे हम थोड़ा ये डिस्क्राइब कर देते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थोड़ा सा। इसमें बेसिकली एक जो है ओवन रखा गया है। देयर इज एन ओवन फ्रॉम वेयर सिल्वर एटम्स आर इजेक्टेड। उसमें से निकलते हैं सिल्वर एटम। सिल्वर का वेपर होता है, वेपर फॉर्म में। तो वो जो है वेपर फॉर्म में रखा जाता है, सिल्वर के वेपर हीट करके। ओवन है 250-300 डिग्री पर। तो इसमें इजेक्टेड these atoms are subjected towards a non-uniform magnetic field, non-uniform magnetic field। यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द स्पेस, सेम नहीं, वेरी कर रहा है, कहीं ज्यादा है कहीं कम। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनहोमोजेनस। इनहोमोजेनस का मतलब है, इनहोमोजेनस which means it is not constant, या it is varying with space। अब ये जो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो अरेंजमेंट इन्होंने किया था, वो अरेंजमेंट ये किया था कि जो मैग्नेट के जो दोनों पोल्स है नॉर्थ साउथ, एक कनकेव शेप का है और एक जो है शार्प नाइफ एज जैसा है। ये मैग्नेट के पोल्स है, एक नॉर्थ है एक साउथ। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा नॉर्मल मैग्नेट होता है तो उसमें दोनों एक ही शेप के होते हैं, इसमें एक कनकेव है और एक जो है शार्प पॉइंट जैसा है। तो इससे होगा क्या कि जो शार्प पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू द अदर रीजन। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस कनकेव रीजन में बहुत ज्यादा है, उसके आसपास कम है। ठीक है, तो ये स्पेशल डिजाइन बनाया गया। द इनहोमोजेनस magnetic field is produced by using special type of magnet whose one pole is concave and the other is sharp। इससे होता क्या है, this makes the magnetic field lines to be concentrated at the concave part। तो यहाँ पे होता क्या है, so that the magnetic field has maximum strength at the concave part compared to other regions। तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारा एक जगह कंसंट्रेट हो गया फील्ड में, और दूसरे जगह वो कम है, उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इनहोमोजेनस फील्ड हो गया। ठीक है, ये इनहोमोजेनस फील्ड बनाने का कारण क्या है उसी पे आएंगे। यही क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यूट्रल एटम और इनहोमोजेनस रखने का कारण क्या है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट किया जाता है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब इसमें ऑब्जर्वेशन, ये देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स दिखाए जा रहे हैं, जहां हम कर्सर रख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, ये हाँ उसका शार्प पॉइंट पे, और ये सब यहीं पे कंसेंट्रेटेड है, इधर ही है। तो इस रीजन में ये जो लाइन्स है यूनिफॉर्म नहीं, ठीक है, इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका जो ऑब्जर्वेशन है कुछ इस तरह का होता है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हम जब मैग्नेटिक फील्ड को बंद करते हैं तो हमको जो स्क्रीन है यहाँ पर पी प्लेट, ये जो पी है ये प्लेट है, तो सिल्वर एटम्स यहाँ के जमा होते हैं इसमें से निकल करके।
जब मैग्नेटिक फील्ड हमारा बंद है तो हमको एक सिंगल लाइन मिलता है, ठीक। When the magnetic field is off, then the pattern formed by the silver atoms on the plate is a single line. ये जो है एक सिंगल लाइन बन रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऑफ है, मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बी जो है वो 0 है, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन when the field is switched on, then the pattern formed on the plate is that of two curved lines. दो कर्व लाइन जैसा जो है यहाँ पर बनता है when the field is on, ठीक है। ये फील्ड ऑफ है, ये आंख जैसा बनता है, ये वाला ये वाला लेंस जैसा, ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो इसका इसी का जो है एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया, ठीक है। कई बार जो है ये जैसे तुरंत लड़के बोल देते हैं कि हमारा जो ये स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट ये स्पिन को बताता है, तो स्पिन बाद में आया, वो ओरेनबेक और गोल्डस्मिथ का जो थ्योरी है उससे कंफर्म हुआ था। पहली चीज जो हमारा ये स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट बताता है दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे जो है सिल्वर एटम्स यूज किए गए हैं। तो जब हमारा फील्ड यहाँ पे बंद रहता है, ये करते क्या एक्सपेरिमेंट, हमारा एम क्या है, बता रहे हैं एम क्या है, एक्सपेरिमेंट का एम बता रहे हैं क्या है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट बेसिकली किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि एक न्यूट्रल एटम है, उसको हम एक इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड से पास करा रहे हैं, तो हमको ये पैटर्न मिल रहा है। सबसे पहली चीज, अगर कोई इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड से हम किसी एटम को पास कराते हैं तो होता क्या है, होमोजेनस और इनहोमोजेनस में फर्क क्या है, ठीक है। होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड होता है कि उसमें अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, घूमने लगेगा, रोटेट करेगा। इनहोमोजेनस में एक फोर्स भी लगेगा, ट्रांसलेटरी मोशन, हाँ घूमते हुए वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला फर्क ये है, इन ए होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड इन ए बोलो, जो मैग्नेट को रखे हैं ये बॉक्स के अंदर है ना, हाँ जो तुम्हारा जो बॉक्स है उसके अंदर है, हाँ उसके अंदर एटम्स भी है, उसी की हेल्प से हम लोग कुछ बाहर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो कि प्लेट पे गिर रहा है। पूरा अरेंजमेंट जो है बॉक्स में, इवैक्यूएटेड बॉक्स में है, तो उसमें जो है तुम्हारा एटम्स निकल रहे हैं उसमें से, ओवन में से, वो कोलिमेटर से पैरेलल में बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से पास होके सामने जो प्लेट लगा है उसके ऊपर जाके टकरा रहे हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर जो भी पैटर्न बन रहा है उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इन ए होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल experiences a torque and no force, so it rotates। ये जो है रोटेशनल मोशन होता है इसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक डाइपोल का, so it rotates but there is no translatory motion, इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, ठीक है। In an inhomogeneous field, there is a force and a torque, दोनों होते हैं। So the dipole undergoes translatory and rotational motion,
ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन इसमें दोनों होते हैं, ठीक है। ये फर्क है होमोजेनस और इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो है अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है ट्रांस इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें इसके लिए जो हम लोग जरा ये फोर्स इक्वेशन को देखते हैं। हम पहले इसका स्नैप दे दें फिर हम बता दें। तो फोर्स लग रहा है, हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन कराने हो रहा है, मतलब एक फोर्स लग रहा है तो हमको वो फोर्स कैलकुलेट करना है जो अंदर जनरेट जो इनहोमोजेनस मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम। इनहोमोजेनस है, होमोजेनस होता तो रोटेट करता। अब इनहोमोजेनस के कारण क्या हो रहा है, एक फोर्स भी लग रहा है। तो हमें पहले पता करना होगा फोर्स क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। लेट अस फाइंड द फोर्स ऑन द डाइपोल, टॉर्क नहीं, फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू द इनहोमोजेनस फील्ड। तो इनहोमोजेनस फील्ड के कारण जो है यहाँ पर हमारा फोर्स क्या लग रहा है। ये जो है तुम्हारा स्कीमेटिक डायग्राम है, हो क्या रहा है इसके अंदर हम बता रहे हैं। दिस वन इज द स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। ये P जो है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। B मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो है थीटा एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है और यहाँ पर अब हमें निकालना है फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू इनहोमोजेनियस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो P है, P इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जो एक्स कंपोनेंट है फोर्स का, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय, तो यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट है यहाँ पर दिस इज जो इनहोमोजेनस फील्ड में होता है, यहाँ पर dB बाई dx क्या बता रहा है, dB बाई dx बता रहा है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद स्पेस, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म। P क्या है, डाइपोल मोमेंट है। L जो है ये लेंथ, कितना ये जो लेंथ है, मैंने जितना लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है फोर्स लगने के कारण, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट, हाँ एक्स कंपोनेंट है फोर्स का। थीटा जो है ये एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है P is the dipole moment, P is the dipole moment, L is the length that the dipole travels due to force। ये जो है जितना ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है वो, ठीक। थीटा जो है वो एंगल है। तो ये हमारा है एक्स कंपोनेंट फोर्स का। तो ये जो है हमको बता रहा है एक्स डायरेक्शन में उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, ठीक। हाँ, म्यू पी एल के। तो ये जो पी एल है इसको, जो ये मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर कोई बार मैग्नेट होता है तो बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो पी डाइपोल मोमेंट इनटू लेंथ होता है, क्यू इनटू डी, ठीक। तो अगर हम एटॉमिक मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं, एटॉमिक मैग्नेट्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो उसके कारण करंट बन रहा है। डेरिवेशन हमने बताया है, वीडियो हम को दे दे। तो ये जो है घूम रहा है, करंट बन रहा है, तो उसके कारण एक मैग्नेटिक मूवमेंट है। माने कोई भी जो मटेरियल होता है, चाहे वो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक हो, इट हैज सम इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो दूसरे वाले एक्सप्रेशन में म्यू एस है, म्यू एस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट जो नेचुरली सब में होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इसका जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन कैसा होगा, या ये डाइपोल कैसे बिहेव करेगा। तो हमारे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं,
तो म्यू एस इज द intrinsic dipole moment due to the motion of electrons around the nucleus। ये इंट्रिंसिक है, ये जो है हर मटेरियल में प्रेजेंट होता है। दिस इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल। द ओरिएंटेशन of this dipole moment describes the magnetic behavior। तो मैग्नेटिक बिहेवियर को जो है ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, कैसा है ये ओरिएंटेशन। तो ये हमारा हुआ म्यू एस। ठीक, और यहाँ पे जो V है, V तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये जो निकाल रहे हैं ये हमारा एक्स कंपोनेंट हुआ फोर्स का। अब अगर ये फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा। देयर विल बी एन एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस फोर्स। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ एक्स बाई एम होगा, मास ऑफ द डाइपोल, जितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब रिजल्ट इसका क्या होगा, मेन रिजल्ट पे आते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इस एक्सेलरेशन के कारण ये जो डाइपोल है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था उसके ऊपर टॉर्क भी लग रहा है, अब फोर्स भी लग रहा है। फोर्स के कारण वो डिफ्लेक्ट होगा अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से, उसमें डिफ्लेक्शन होगा। इसी डिफ्लेक्शन को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि कितना ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफ्लेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो हमको जो कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन caused by this force। तो डिफ्लेक्शन जो है जो एक्स एक्सिस में हो रहा है, इसको अगर हम अल्फा से डिनोट करते हैं, सपोज दिस डिफ्लेक्शन इज अल्फा, तो ये अल्फा की वैल्यू हमको निकालनी। ठीक, अल्फा इज द डिफ्लेक्शन। तो टी टाइम में कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ये ए हो गया है अल्फा। तो टी टाइम में कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, अपने स्ट्रेट लाइन से कितना मूव किया है, ये हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। हाफ ए टी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तो टी हम लोग कैसे निकालेंगे बता रहे हैं, एक सेकेंड। द डिफ्लेक्शन कैन बी फाउंड using kinematic equation। kinematic equation हम से इसको डिफ्लेक्शन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ए हुआ एफ एक्स बाई एम। टी हम कैसे निकालेंगे, तो जिस वेलोसिटी, जितना लेंथ ये कवर किया है बाई वेलोसिटी, जितनी उसकी वेलोसिटी होगी, तो ये हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तुम्हारा डिफ्लेक्शन है। अब इस डिफ्लेक्शन में क्या क्या है, dB बाई dx है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो जो एटम जा रहा है, ठीक है, वही जाके टकरा रहा है ना प्लेट से, dB बाई dx है। म्यू एस है, इंट्रिंसिक जो मैग्नेटिक मोमेंट है एटम का वो है। मास है, एल है और वी है। एल और वी जो है, ये एल तो कांस्टेंट है जितना हमने लेंथ रखा है। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो क्या होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो क्या होगा, डीबी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, मैंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। प्लेट पे हमको क्या दिखेगा, एक सिंगल लाइन। ठीक है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन में पूछा गया है uniform, then dB by dx is 0 and there will be no deflection
no deflection on the plate, and there will be a straight line. कोई डिफ्लेक्शन हमको नहीं दिखेगा। तो अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो इससे होगा क्या, म्यू एस तो जीरो नहीं है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्शन हो गया जीरो, हमें दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, व्हिच इज सिमिलर टू द सिचुएशन जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। ठीक, अब डीबी बाई डी एक्स यहाँ पे है, म्यू एस जो है दिस इज द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एटम में नेचुरली, उसको हम नहीं हटा सकते। अब यहाँ पे जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा गया कि अगर हम आयंस यूज करें, आयंस मतलब होता है चार्ज एटम, हाँ, जिसमें जैसे एक चार्ज एटम है, एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो एक पॉजिटिवली चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया नेगेटिव आयन बन गया, यहाँ पे न्यूट्रल एटम्स यूज किए गए। अगर हम यहाँ पे चार्ज एटम यूज करते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल पे क्या फोर्स लगाएगा, उस फोर्स के कारण एक डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो म्यू एस जो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट भी इस डिफ्लेक्शन में है, इसका कंट्रीब्यूशन में पता नहीं चलेगा क्योंकि वो तो चार्ज पार्टिकल है, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे बीम निकल रहा है, कई सारे, एक सिल्वर एटम तो नहीं निकल रहा, बहुत सारे निकल रहे। अब अगर बीम बहुत नैरो है, सभी अगर चार्ज है तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, मेनली रिपल्शन ही होगा अगर हम पॉजिटिव सेम चार्ज यूज कर रहे हैं, तो रिपल्शन के कारण एक डिफ्लेक्शन हो गया, हमको पैटर्न जो मिला वहां पे डिफ्लेक्शन दिखा है, लेकिन हम उस डिफ्लेक्शन को इट इज नॉट ड्यू टू म्यू एस, हम नहीं कह सकते म्यू एस के कारण। एक तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, दूसरा क्या है, आपस का रिपल्शन है। तो यहाँ पर जो है हमको न्यूट्रल एटम यूज करने होते हैं। ठीक है, द रीजन फॉर द यूज ऑफ neutral atoms is that if we use charged particles, then the deflection observed can be due to two factors. पहला फैक्टर क्या है, the force due to magnetic field on the charged particle. ठीक है, second is the electrostatic forces acting among the charged particles in the beam. तो इन दोनों केसेस में, in these situations the deflection cannot be explained as due to the magnetic dipole moment या intrinsic magnetic dipole moment mu s, intrinsic magnetic dipole moment म्यू एस, हम नहीं कह सकते वो म्यू एस के कारण है क्योंकि ये दो फैक्टर सब आ गए यहाँ। ठीक है, ये म्यू एस का जो है हम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं कर सकते। अब ये दोनों को अगर हम हटा दे, माने ये जो चार्ज पार्टिकल अगर हम हटा दे तो यहाँ पे हमारा जो है ये न्यूट्रल एटम, इस न्यूट्रल एटम में जो डिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट एक क्वांटिटी है म्यू एस जो कि उस एटम का इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसका काम है फोर्स लगा, फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन हुआ। अब अगर ये म्यू एस नहीं रहता तो जाहिर सी बात है वो भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली ये हो रहा है जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे हैं, बेसिकली हो क्या रहा है कि जो म्यू एस है दैट इज इंटरैक्टिंग विद द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस न्यूट्रल एटम में जो कि चार्ज नहीं है उसमें कुछ तो ऐसा है जो मैग्नेटिक एक्सटर्नल जो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है उससे इंटरैक्ट कर रहा है, उस पे फोर्स लग रहा है जिसके कारण तुमको वो कर्व पैटर्न मिल रहा है। अगर चार्ज नहीं है
हम न्यूट्रल एटम यूज कर रहे हैं, चार्ज नहीं है तो कौन सा फैक्टर, देन तब हम कह सकते हैं इट इज द म्यू एस दैट इज इंटरैक्टिंग विद द एक्सटर्नल इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स एंड प्रोड्यूसिंग द डिफ्लेक्टेड पैटर्न। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन है ये एक्सपेरिमेंट कि एवरी मटेरियल इट हैज ए इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट्स कैसे ओरिएंटेड होते हैं, ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट the basic process is that the intrinsic magnetic moment, यही समझने की चीज है, intrinsic magnetic dipole moment of the silver atoms is interacting with the external inhomogeneous field and is getting deflected। अगर चार्ज पार्टिकल होता तो हम वहां पे हमको ये लगता कि जो चार्ज पार्टिकल है उसमें फोर्स लग रहा है तो उसके कारण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा न्यूट्रल एटम, तो द न्यूट्रल एटम में जो भी ये डिफ्लेक्शन करा रहा है दैट इज द म्यू। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है दैट शोज देयर इज ए इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन एटम, ये इसका कंफर्मेशन। ठीक है, हाँ, ये प्रॉपर्टी सब मटेरियल में। अब म्यूएस का ओरिएंटेशन क्या होगा दैट इज ए डिफरेंट थिंग, तो वो डिसाइड करेगा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। और जो स्पिन का थ्योरी था जो गाउडस्मिथ और उइलेनबेक ने दिया था, स्पिन का थ्योरी बेसिकली रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। तो उन्होंने जो है, तो स्पिन हमने लेक्चर में भी बताया, क्लास में भी, कि स्पिन जो है दैट इज नॉट समथिंग लाइक ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल। एटॉमिक या क्वांटम स्पिन को ये हम क्वांटम स्पिन कह रहे हैं, इट इज नॉट एनालोगस टू द क्लासिकल स्पिन, ये क्लासिकल स्पिन के बराबर नहीं। ये क्या है, इट इज एन एडिशनल डिग्री ऑफ मोशन, जिसको ये एस कह रहे हैं। इसके दो ओरिएंटेशन होते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ, जिसके कारण तुमको दो पैटर्न मिलते हैं। हम एग्जैक्ट पैटर्न अभी तुमको दिखा देते हैं। इट इज इनहोमोजेनियस, इट इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड, तो it is the mu s, so it is the mu s that interacts and causes the deflection. So this experiment proves the existence of the इंट्रिंसिक माने होता है जो नेचुरली प्रेजेंट, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द मटेरियल, ये प्रूव कर रहा है। ठीक, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ स्पिन। ये जो स्पिन, ये द थियोरेटिकल कैलकुलेशन या थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क फॉर स्पिन मोशन was given by Uhlenbeck and Gaudsmith। ठीक है, ये इन दोनों ने दिया स्पिन। ठीक है, स्पिन is an additional degree of motion that can take two orientations plus half and minus half। ठीक, ये दो ओरिएंटेशन ले सकता है, ये इनका थियोरेटिकल वर्क था। अब इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछे थे, वो क्वेश्चन हम स्नैपशॉट दे देंगे फाइनल इसमें, कि अगर ये 1/2 ना हो करके 3/2 होता तो हमको प्लेट पे क्या दिखता, तो 1/2 है। अब जो टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन होते हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, इट इज 2s + 1। s यहाँ पे s जो है 1/2 है, प्लस माइनस 1/2। ठीक है,
तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो 2s+1 ओरिएंटेशन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। s 1/2 है। अगर 3/2 होता तो कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो मैंने हमको 4 जो है वैसे कर्व लाइंस दिखते, ठीक है, ऊपर नीचे। तो इफ there was if the spin was 3/2, अगर ये 3/2 होता, then on the plate there would be 3/2 plus 1 is equal to 4 traces। इसको हम लोग ट्रेसेस कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रेसेस। वो जो कर्व लाइन दिखते हैं तुमको, वो तुमको 4 दिखते, समझ में आया? तो ये जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, इट इज द एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक स्पिन डाइपोल मोमेंट। और इसका थ्योरेटिकल जो बैकग्राउंड है ये उलेनबेक और गाउड-स्मिथ ने दिया था। और स्पिन जो है इट इज, ये नेचुरल है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। ये तब प्रूफ होता है जब हम लोग रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, डिराक थ्योरी, ठीक है, समझ में आया?